हाय एवरीवन, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर 21 जनवरी 2024 में जो मैथ से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज यहाँ पर लगाने वाली हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो को सभी एंड तक जरूर देखेंगे क्योंकि सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर फुल एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को देखने से पहले सभी एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी लाभ हानि का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य यहाँ पर देखिए कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट कोई भी आप वस्तु खरीदते हैं तो उस पे क्या लिखा होता है, एमआरपी रेट लिखा होता है। क्या लिखा हुआ होता है, एमआरपी रेट। तो अंकित मूल्य क्या है, एक तरीके से एमआरपी रेट है। क्या है, एमआरपी रेट। तो यहाँ पर देखिए एमआरपी रेट अंकित मूल्य पर कितने 28% की यहाँ पर क्या हो रही है कि एमआरपी अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर 324 रुपए पर बेचता है। यानी जो वो वस्तु है अगर उसने उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट दे दी तो बेची कितने की वो वस्तु, 324 रुपए की। अब वस्तु का यहाँ पर बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 300 रुपए। यानी वो वस्तु उसने बेची, छूट देकर बेची 324 रुपए की। अब वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है 300 रुपए। यदि वह उस वस्तु को उसके उसी अंकित मूल्य पर यानी उसी एमआरपी पर कितने प्रतिशत की छूट देता है, 18% की छूट दे रहा है उसी एमआरपी रेट पर। तो यहाँ पर देखिए तो 18% की छूट दी उसी अंकित मूल्य पर देकर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब हमें क्या करना है, यानी वस्तु है जो उसे 2 बार उसी अंकित मूल्य पर अलग अलग परसेंटेज में बेचा जा रहा है। तो पहली बार जब उसने एमआरपी रेट यानी एमआरपी रेट पर 20% की छूट दी तो वो 324 रुपए में उसने उस वस्तु को बेचा। तो खरीदने वाले ने उसको खरीदा कितने में, 300 रुपए में। फिर उसने क्रय मूल्य उसका क्या आया, यानी जब बेचा तो क्रय मूल्य क्या आया उसका, 300 रुपए। यदि वह उस वस्तु को यानी उसने खरीदी 300 रुपए की, अब इसने अब क्या करना है इस 300 रुपए पे, यानी सी ये क्या है यहाँ पर क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 300 रुपए है क्रय मूल्य। तो वह उस वस्तु को उसके उसी अंकित मूल्य पर यानी उसी एमआरपी पर 18% की छूट देकर बेचे तो उसका हमें अब यहाँ पर लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखिए कैसे होगा, देखिए अगर हम इसे बेसिक से करेंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। इसका शॉर्टकट तरीका मैं बताती हूँ। अगर हम किसी भी वस्तु का माने सेलिंग प्राइस अपनी तरफ से माने या हम क्रय मूल्य माने, अब यहाँ पर अंकित मूल्य पर दिया हुआ है तो अंकित मूल्य हम किस पर निकालेंगे, 100 पर निकालेंगे। अंकित मूल्य हम अपनी तरफ से यहाँ पर इसका कितना मान रहे हैं, यानी जो वस्तु का रेट है वो हम कितना मान रहे हैं, 100 रुपीज। तो एमआरपी रेट कितना है वस्तु का, 100 कितना है, 100 है। तो यहाँ पर अब देखिए उसने इस एमआरपी यानी 100 पर कितने प्रतिशत की छूट दी, यहाँ पर 28% की यहाँ पर छूट दी। तो यहाँ पर देखिए जब 100 का हम इसका ये 28% निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब 100 पर 28% की छूट देंगे तो यहाँ पर हमारा 100 पर निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमने इसे अपनी तरफ से एमआरपी रेट माना। तो 100 पर हम 28% की छूट निकाल रहे हैं तो कितना आया, यहाँ पर निकल गए 72। अब इसी वस्तु पर दोबारा से फिर अंकित मूल्य हमें जब निकालना है तो साथ के साथ यहाँ पर हम निकाले तो 18%। अब कितने परसेंट की छूट दी, 18% की। तो यहाँ पर जब 18% की अब यहाँ पर छूट दी गई तो देखिए यहाँ पर तो नहीं समझे यहाँ पर ये 72 कैसे आया। तो देखिए जब हम 100 पर निकाल रहे हैं 28% का मतलब 100 से अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 से 100 कट गया, बचा कितना आया, कितना 28। अब हमारा एमआरपी कितना है, माइनस भी तो करते हैं। एमआरपी हमारा कितना था, जो हमारी वस्तु का रेट था हमने कितना मारा, 100 में से अब जब 28 हमारा निकल के यहाँ पर आया, 28 को इसमें से माइनस करेंगे तो 72 बचेगा। इस टाइप से यहाँ पर मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है। ऐसे ही हम 18% पर जब निकालेंगे 100 से 100 कटेगा तो 18 आ जाएगा। 100 में से 18 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 41। कितना आ जाएगा,
यहाँ पर देखिए 100 में से 100 से हमें कितना 18% का निकालना है, क्योंकि एमआरपी हमने 100% माना है, तो 100% का हम क्या परसेंटेज कितने का होता है 100 का, 100 से 100 कटा तो 18 आ गया। अब हम 100 में से जब 18 को माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2, 9 में से गया 8, तो कितना आया 82 आया। तो ठीक है, ये इस तरीके से निकलकर यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकती थी, लेकिन आपको समझाना है अच्छे से। तो देखिए इस तरीके से किस पे निकल रहा है, उसी अंकित मूल्य पर 2 बार छूट दी गई है, तो हमने यहाँ पर निकाल लिया, एक बार 28% की, एक बार 18% की। अब हम इसको और इजी हो जाए कैलकुलेशन, तो इसको कट करके देखते हैं। 2 से कट करेंगे 36 टाइम यहाँ पर ये कट गया है, 2 से फिर हम कट करेंगे तो 41 यहाँ पर ये आ गया है। अब हमें क्या करना है, तो एक बार वो फिर से पढ़ते हैं। इसकी छूट देकर 324 रुपए पर बेचता है, कितने पर बेची। अब हम इस 324 का भी यहाँ पर यूज करेंगे, तो यहाँ पर हमारा ये जो है शॉर्ट तरीका से हम कर रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा क्या निकल कर आया है 36। अब 36 के बराबर हमने 28% की जो छूट दी गई है, तो कितने में बेची इन्होंने 324 रुपए में, तो 324 रुपए 36 के बराबर यहाँ पर आया। इसको अब यहाँ पर हम सोल्व करते हैं, एक एक नियम से करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, 9 से कट करते हैं, 9 चूक 36, 9 से इसको कट करे 6 आ गया है। तो अब 4 का वैल्यू और छोटा कर लिया है। अब एक एक नियम में क्या होता है ना, जैसे मान लिए कोई वस्तु हमारी क्या है 2 रुपए में हमने खरीदी, उसको 5 रुपए में बेचा, फिर हम उसका क्या करेंगे, 2 रुपए में खरीदी, उसको 5 रुपए में बेचा, फिर हम उसी वस्तु पर दोबारा जो निकल के आया मान, एक एक नियम है ना ये हमारा, तो बेची कितनी 2 रुपए में बेची, तो 2 कितना प्रॉफिट हुआ 2 रुपए का। अगर हम एक को वस्तु को खरीदेंगे तो यहाँ पर कितने की आई यार 2 रुपए में हमें पड़ी। एक 2 वस्तु कितने की पड़ रही है 4 रुपए की, एक वस्तु कितने में पड़ रही है 2 रुपए की। ऐसे फिर यहाँ पर अगर हमें 3 वस्तु खरीदनी है, तो वो देखिए कितनी की पड़ेगी, 3 की 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने की पड़ेगी 3 वस्तु हमें यहाँ पर 6 रुपए की पड़ेगी। सेम वही यहाँ पर मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ, तो ऐसे होगा ये, हमने इसे शॉर्ट कर दिया। अब इसका भी एक का हम निकालेंगे, एक वस्तु अगर हम खरीदेंगे तो कितने की पड़ेगी 36 अपॉन, अगर हम 4 लिख दे, अब 41 वस्तुओं अगर हम खरीदे कितने की, अब 41 के बराबर हम निकालेंगे 36 अपॉन 4 इंटू 41, तो यहाँ पर देखिए ये कट गया 4 36, 9 की हम 9 की यहाँ पर 41 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, क्या आया हमारा यहाँ पर ये 39 निकल के आया। तो ये वस्तु कितने में बेची गई 369 में, एक तरीके से यहाँ पर इन्होंने वस्तु को बेच दिया है। क्या निकाला हमने, ये सेलिंग प्राइस निकाला। अब देखिए ये सेलिंग प्राइस इतने पर बेची, यहाँ पर तो खरीदने वाले ने देखो 300 रुपए की खरीदी थी ना, वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपए है, तो क्योंकि ये हम मानकर निकाल रहे हैं इस वजह से आपको ये थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा होगा। लेकिन देखिए अगर हमने इसे कोई वस्तु है अपनी तरफ से मानी कि उसका एमआरपी रेट कितना है 100 रुपीज है, फिर हमने क्या उस पे एमआरपी रेट पे दुकानदार ने क्या दिया 28% की छूट निकाली, छूट दी, तो वो कितना निकल के आया, हमारी वस्तु कितने में आई 72 की। ठीक है, फिर उसी वस्तु को देखिए उसने अंकित मूल्य पर 18%, उसी वस्तु को फिर उसने अंकित मूल्य लगाया तो 18% की छूट दी, तो 82 आया हमारा निकल के। इसको सॉर्ट कर लिया हमने, कट करके यहाँ पर 36, यहाँ पर 41। अब ये जो 36 हुआ यहाँ पर वस्तुएं हमारी निकल के आई, हम क्या निकाल रहे हैं, बेचने के बराबर निकाल रहे हैं, तो ये क्या निकल के आया, ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आया। तो जैसे इसने ये छूट दी थी तो कितने में बेची 324। अब हम यहाँ से निकले मान की दी हुई संख्या से बाहर आते हैं, क्वेश्चन में बेची 324 रुपए की, तो उसने जब बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य फिर क्या आया, यहाँ पर 300 रुपए आया। अब यहाँ पर हमने ये सेलिंग प्राइस ही निकाला, मान लीजिए यहाँ पर इसने खरीदी कितनी थी 300 की। हमें अब आगे देखिए क्या करना है, जब इसने 18% की छूट बेची तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, 300 रुपए की जब वस्तु उसने खरीद ली थी, क्रय मूल्य दिया हुआ है ना, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 300 रुपए। अब इस 300 रुपए का हमने यहाँ पर निकाल लिया है, तो बेची कितने की। अब दोबारा से जब उसने उसे वो दिया है, क्या दिया है 18% की छूट दी उसी वस्तु पर, तो कितने का लाभ हुआ यहाँ पर
360 कितने का हुआ, 69 का हुआ। कितने में यहाँ पर उसने बेची, 369 में। खरीदी कितने की थी उसने, 300 रुपए की खरीदी थी। अब 369 में से हम 300 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आया, 69। तो यहाँ पर अब उसने दोबारा उस वस्तु को बेचा तो कितने का लाभ हुआ, 69 का लाभ हुआ। अब हमें क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है इस 69 पर। हमेशा परसेंटेज हानि हो या लाभ हो किस पे निकालते हैं, जो हमारा इसमें जो हमारे यहाँ पर वस्तु का बेचना हो या खरीदना हो निकालते हैं। तो इस पे हम निकालेंगे अपना लाभ निकालेंगे। अब 69 पर हम अपना जब लाभ निकालेंगे तो किस पर निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पर। किस पर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। यहाँ पर हमें 69 का लाभ हुआ तो हमने लाभ को लिखा। अगर हमें 69 का लॉस होता तो लॉस को ऊपर लिखते और निकालते किस पे, हमेशा किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, 300। हमें निकालना है लाभ प्रतिशत बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 300, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हुई। अब 3 से हमने इसको कट किया तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 23% यहाँ पर हमारा निकल के आया। कितने पे निकल के आया ये, 23%। अब ऑप्शन में देखते हैं ये है क्या, इसमें पहला है 24 नहीं है, दूसरा 10%, 19%, फोर्थ है 23% और हमारा जो करेक्ट आंसर आया वो क्या आया, 23% ही आया। तो होपफुली ये सभी को समझ में आया होगा जो मैंने यहाँ पर बताया शॉर्टकट तरीका इसको करने का। ऐसे अगर देखिए एमआरपी ना देके किसी वस्तु को डायरेक्ट उस वस्तु को बेचो, उस पर छूट होती तो इसी तरीके से शॉर्टकट तरीके से निकाला जाता है। तो बेसिक से देखिए बहुत लंबा हो जाता, तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है 21 जनवरी 2024 में, ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा क्या गया है, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD इस प्रकार है कि कोण CBD बराबर है 12x के, एंगल ABD बराबर है 7y के और एंगल ADB बराबर है 60 डिग्री के और एंगल CDB बराबर है 28 डिग्री के, तब 2x प्लस 3y का मान है। तो हमें यहाँ पर बनाना है एक समांतर चतुर्भुज। देखिए अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही होगी तो आप इसको 1 मिनट में सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर समझिए ये एक हमने बनाया समांतर चतुर्भुज जिसकी हमने भुजाओं का नाम लिखा ABCD। यहाँ पर हमें एक विकर्ण लेना है BD, विकर्ण लिया हमने, BD विकर्ण लिया। अब यहाँ पे एंगल दिया हुआ है CBD बराबर है 12x के, किसके बराबर है ये, CBD बराबर है 12x के। अब नेक्स्ट दिया हुआ है कोण ABD बराबर है 7y के, कोण ABD बराबर है किसके, 7y के। नेक्स्ट देखिए क्या पूछे, कोण ADB बराबर है 60 डिग्री के, ADB बराबर है 60 डिग्री के। नेक्स्ट बोलेगा CDB बराबर है, CDB बराबर है 28 डिग्री के। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही होगी तो आपने इसको 1 मिनट में सोल्व कर लिया होगा। तो यहाँ पर देखिए अब आगे इसमें देखिए ये हमने विकर्ण लिया तो देखिए इसमें ये कोण अब हमें देखना है किसके किसके इक्वल है, यानी इसमें कोरिस्पॉन्डिंग कोण एक तरीके से एंगल का यूज हो रहा है या अल्टरनेट एंगल का यूज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा अभी हमने विकर्ण लिया तो यहाँ पर ये एक तरीके से यहाँ पर देखिए 2 ट्राइंगल इसमें बन गए। विकर्ण लेने पर क्या बन गए, 2 ट्राइंगल। और शेप कौन सी बन रही है, ये जेड शेप बन रही है। जेड शेप किसमें बनती है, अल्टरनेट एंगल में, यानी एकांतर कोण में जेड शेप बनती है, या हम उल्टा जेड भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर बनाया एक अल्टरनेट एंगल बनाया जिसकी शेप देखिए जेड शेप की बन रही है। तो एकांतर कोण की पहचान है ये जेड शेप में होता है। ये एकांतर कोण 2 टाइप के होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर एंगल यानी अंदर अंदर के कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए कोण 3, ये अंदर का इंटीरियर कोण है तो किसके बराबर होगा, कोण 5 के। तो कोण 3 बराबर है कोण 5 के। यहाँ पर देखिए कोण अब एक्सटीरियर एंगल यानी बाहर वाले एंगल को देखना है, वो एक्सटीरियर एंगल कोण 1 बराबर है किसके, कोण
7 के किसके बराबर हुआ, बाहर का हमने एंगल 1 लिया, एंगल 7 बाहर वाला हुआ, तो एक्सटीरियर लेने हैं तो ये हो गया। अभी हमें अंदर देखना है, बाहर का कुछ नहीं है तो इंटीरियर एंगल है, ये जेड शेप बन रहे हैं, यानी यहाँ पे अल्टरनेट एंगल यहाँ पर बन रहा है। जब हमने विकर्ण लिया तो यहाँ पे ये जेड शेप बन रही है, यानी इंटीरियर एंगल को देखना है। तो यहाँ पर देखिए अब एक तरीके से शेप दोनों उल्टा जेड भी हो सकता है और ये सीधे वाला ये जेड भी ऐसे भी हो सकता है। तो अब अभी देखिए यहाँ पे 12x एक तरीके से बराबर है किसके, अभी यहाँ पर मान लीजिए हमने ये उल्टा जेड ले तो ये इस तरीके से बन रहा है, तो यानी यहाँ पर 12x बराबर है 60 डिग्री के, 12x बराबर है किसके, 60 डिग्री के। तो हमें यहाँ पर x का मान निकालना है 60/12, तो x इक्वल टू यहाँ पर 12 6 कितने होते हैं 5। अब यहाँ पर देखिए ये हमें वही तो देखना है 12x, यानी इंटीरियर एंगल देख रहे हैं 12x, ये इधर वाला एंगल किसके बराबर हुआ 60 डिग्री के। ऐसे ही 7y किसके बराबर हुआ 28 डिग्री के, यही वाले शेप बन रहे हैं ना। और इसी तरीके से हमने यहाँ पर इंटीरियर एंगल देखा, कोण 3 यहाँ पर बराबर है कोण 5 के, ऐसे ही कोण 4 बराबर है कोण 6 के, तो ऐसे यहाँ पर बने, इसलिए कौन सा ये यहाँ पर देखिए एंगल 7y बराबर है 28 डिग्री के, 12x बराबर है 60 डिग्री के। x का मान हमने यहाँ से निकाल लिया है, अब y का मान निकाले तो 7y बराबर है 28 डिग्री के, 28 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए 28 इधर 7 4 जा कितने होते हैं, 7 4 जा 28, तो y का मान हमारा क्या है यहाँ पर, y इक्वल टू 4, किस में रखना है 2x प्लस 3y में हमें इसका मान रखना है, 2x प्लस 3y में रखना है इनका मान। x का मान कितना आया, x बराबर 5 y बराबर 4, तो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू y का मान 4, तो यहाँ पे देखिए 2 5 जा कितने हो गए 10, 3 4 जा कितने हो गए 12। जब हम इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आया 22 डिग्री, 10 10 22 ऐड कर दिया तो 22 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो गया। 22 डिग्री यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अब देखिए अगर आपने ये ज्योमेट्री को अच्छे से पढ़ा होगा, ज्योमेट्री हो गया, इसमें देखिए ज्योमेट्री हो गया, और आपने अगर अलजेब्रा की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, ज्योमेट्री की होगी है, अगर इन दो टॉपिक की, और देखिए जो ये होता है ना एलसीएम एचसीएफ, इनसे ये कुछ टॉपिक, ये जो दो टॉपिक अभी मैं यहाँ पर ज्योमेट्री का पढ़ाया, एक टॉपिक अभी यहाँ पर मैं अलजेब्रा का भी एक क्वेश्चन कराऊंगी, तो देखिए इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 से 3। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी तो आप इसको इजिली सोल्व कर लोगे। ठीक है, आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 21 जनवरी 2024 को। क्या पूछा गया है, 3 संख्याएं हैं जो 2:3 यहाँ पर दी हुई है, 2:3:4 के अनुपात में है, और उनके घनों का योग, यानी इनके घनों का योग कितना है, इतना है 35,957 है। इन 3 संख्याओं का योग क्या है हमें बताना है। ये 3 संख्याओं का जो ये अनुपात में दी हुई है, फिर इनका योग, इनके घनों का योग यानी क्यूब करना है इनका। मान लीजिए यहाँ पर ये जब ऐसे अनुपात में दी हुई होती है तो संख्या उनके साथ वेरिएबल लिया जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2:3 यहाँ पर 2:3 यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो इसको ले लेते हैं, यहाँ पर वेरिएबल साथ में लेंगे, हमें इनका क्यूब करना है ना, तो अब क्यूब करना है, इनके घनों का योग इसके इक्वल है। तो देखिए साथ के साथ हम यहाँ पर पहले हमने ये वेरिएबल लिया, यहाँ पर देखिए ये वेरिएबल लेके हमने अब इनका क्या करना है, क्यूब करना है, फिर इनके क्यूब का यहाँ पर योग यानी घनों का योग है इसके बराबर, ये ले ली है। अब हमें इनका क्या करना है, इनका क्यूब करना है, इनके ऊपर इन सभी के क्यूब का योग लेना है। तो यहाँ पर देखिए 2x, यहाँ पर देखिए इसकी हमने क्यूब कर दिया है, इनका ऐड करना है ना हमें, तो हमने इनका सबका क्यूब ले लिया है। अब इनके घनों का योग किसके बराबर है,
33,957 के बराबर है। जब हम इनको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, इनका क्यूब करना है ना पहले, तो 2 का घन कितना होता है 8, फिर हमें इसकी क्यूब लेना है। 3 का ये यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, इसके इक्वल है। अब यहाँ पर देखिए इनको हम ऐड कर देंगे तो 8 क्यूब इक्वल है किसके 7 के। अब हमें ये कट करना है तो देखिए कैसे कट होगा, किससे होगा 11 से, 11 9 जा 99, इसको हम इससे कट करेंगे, ये यहाँ पर क्यूब बराबर ये आ गया है इतना। अब हम 9 से इसको कट करेंगे, तो जब 9 से हम इसको कट करेंगे यहाँ पर, तो देखिए 9 से कितनी बार कट होता है, अब x क्यूब बराबर 343 के x, ये क्यूब इसका क्यूब हम इधर ले लेंगे तो किसके, ये 343 क्यूब किसका होता है 7 का क्यूब होता है, तो x का मान हमारा यहाँ पर 7 आ गया है। अब क्वेश्चन में एक बार फिर से देखिए, 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है, तो उनके घनों का, अब हमने इनके घनों का योग कर लिया है इसके इक्वल रख के, तो इतना घनों का योग कितना है, इतना है। इन 3 संख्याओं का योग क्या है, अब हमें इनका 3 संख्याओं का योग बताना है, तो 3 संख्याओं का योग हमने यहाँ से इसके इक्वल मान के इनको क्या निकाला, x का मान निकाला, और x को हम पुट कर देंगे, इसमें वैल्यू को रख देंगे कि x का मान यहाँ पर आ गया है, तो अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर 3 संख्याएं वेरिएबल लिया इनके साथ, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x, 3 2 5 4 9x, x का मान अब हम यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर कितना आ गया 63, तो हमारा इसका आंसर क्या आया, यहाँ पर देखिए 63 इसका आंसर है, कहीं पे ऑप्शन बी दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 63 होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, पूछा गया है क्वेश्चन, त्रिभुजों ABC और DEF में कोण B बराबर 90 डिग्री, BC 8 सेंटीमीटर, एंगल A 40 डिग्री, DE 8 सेंटीमीटर, एंगल F 40 डिग्री और एंगल E 90 डिग्री, तब निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन है हमारा कॉन्ग्रुएंसी से। देखिए एग्जाम में हर बार कॉन्ग्रुएंसी से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो यहाँ पर देखिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पर 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, यानी ट्राइंगल दिए हुए हैं। एक ट्राइंगल है ABC 90 डिग्री दिया है, तो हम इसको इस टाइप से, 90 डिग्री का कोण हमेशा ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींचती है ना, तो हमारे एंगल बनेंगे ऐसे दोनों, एक बना ABC, दूसरा एंगल बना DEF, ABC DEF। अब देखिए हमारा एंगल भी कितना है 90 डिग्री, BC 8 सेंटीमीटर, एंगल A 40 डिग्री, DE है 8 सेंटीमीटर, DE है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए एंगल F दिया हुआ है 40 डिग्री के बराबर, ये है 40 डिग्री, एंगल E है 90 डिग्री, यानी ये है 90 डिग्री। अब ऑप्शन दिए हुए हैं, हम यहाँ पर ऑप्शन से मैच करते हैं। हमने दोनों त्रिभुज बना लिए हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल FED, जो कॉन्ग्रुएंस दिया हुआ है, देखिए हमारे जो कॉन्ग्रुएंसी है वे होती है 5, तो उम्मीद है सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक ओवरऑल। तो कॉन्ग्रुएंसी हमारी 5 होती है, साइड बाय साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड, 4 होगी, 5 होती है राइट हैंड साइड। ठीक है, ये जो हमारा त्रिभुज बना एक तरीके से कैसा लग रहा है, राइट हैंड साइड वाला है। देखते हैं ये क्या पता राइट हैंड साइड भी हो सकता है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी कौन कौन सी दी हुई है।
यहाँ पे एंगल साइड है, राइट हैंड साइड वाली कॉन्ग्रुएंसी दी हुई है। अब हम मैच करते हैं, पहले हम देखते हैं किसके अकॉर्डिंग देखते हैं पहले हम तो एंगल बी। अब यहाँ पर देखिए हमारा एंगल बी कितना दिया हुआ है, हमारा एंगल बी 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ई यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है। बी सी 8 सेंटीमीटर है, इधर डी ई 8 सेंटीमीटर है, हमारा एंगल ए 40 डिग्री है, एंगल एफ हमारा एफ है। तो अब हम यहाँ पर देखें तो ए बी सी पहला हमारा जो त्रिभुज है वो तो इसके इक्वली हमें मानना है। हमारा पहले त्रिभुज क्या है, ए बी सी, कितना क्या है, ए बी सी। अब हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है, ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पर देखिए ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो हमने यहाँ से लिया 40 डिग्री से लिया, तो यहाँ पर 40 डिग्री यहाँ से बन रहा है, तो हमें यहाँ पर वो ही देखना है जो एंगल ABC जो हमारा ट्राइंगल ABC होता है, जिस भी साइड से या जिस भी एंगल से हम इसको लेते हैं, दूसरे वाला उसका जो ट्राइंगल होता है उसको भी वहीं से हम लेंगे, उसी एंगल से या उसी साइड से लेते हैं। अब यहाँ पर हमने एंगल लिया 40 डिग्री, इसका एंगल यहाँ पर 40 डिग्री ये बन रहा है, तो हम इसी साइड से लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे कि DEF या EFD। तो जहां से हमने यहाँ पर एंगल लिया तो एंगल, अगर यहाँ पे साइड दो साइड भी दी हुई होती तो हम फिर साइड के अकॉर्डिंग लेते। अब एंगल से लिया है तो यहाँ पर एंगल है हमारा 40 डिग्री, इस साइड से बन रहा है, तो हम यहाँ से ही अपने ट्राइंगल का नाम अपने ट्राइंगल का नाम रखेंगे। तो यहाँ पर ट्राइंगल देखिए हमारा 40 से क्या बन गया है, यहाँ पर ट्राइंगल FED, क्या बना, FED हमारा यहाँ पर ट्राइंगल बना। अब हम कॉन्ग्रुएंट देखते हैं, कॉन्ग्रुएंट देखिए इसका जो कॉन्ग्रुएंट होगा वो होगा एंगल साइड। देखिए एंगल साइड ही बन रहा है, एक एंगल ये रहा, तुरंत इसके बाद दूसरा एंगल ये रहा, एक ही हमारी साइड होगी, ये देखिए साइड है, सॉरी एंगल साइड दी हुई है हमारी। तो इसमें हमारा राइट हैंड साइड वाला नहीं है, देखिए देखने से लग रहा होगा राइट हैंड साइड वाला होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपने 90 डिग्री को देखा, 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, लेकिन नहीं, देखिए राइट हैंड साइड वाली जो कॉन्ग्रुएंसी है ये तब लग सकती थी अगर हमारा हाइपोटेनियस की यहाँ पर जो है हाइपोटेनियस का, जैसे यहाँ पर BC की वैल्यू दी हुई है 8 सेंटीमीटर, अगर यहाँ पर इस AC का मान दिया हुआ था, वैल्यू दी हुई होती, AC की वैल्यू होती तो साथ में फिर DF की भी वैल्यू होती। ये कौन सी साइड होती है हमारी, ये होता है बेस, राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग देखिए ये होता है बेस, राइट हैंड साइड में ये होता है बेस, ठीक है। ये हमारा राइट हैंड साइड वाला ही होगा। इसके सामने क्या होता है हमारा, यहाँ पर ये एक तरीके से क्या है, परपेंडिकुलर होता है ना, तो एंगल किस पे बनता है, परपेंडिकुलर बनता है, 90 डिग्री का कोण परपेंडिकुलर पे बनता है, तो ये हमारा क्या हो गया बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर, सामने वाला हाइपोटेनियस। अगर हाइपोटेनियस की इस वाली भुजा की वैल्यू दी हुई होती, इसकी होती तो इसकी भी होती, अगर ये हाइपोटेनियस की वैल्यू होती यानी AC दिया हुआ होता तो AC होता DF के बराबर, अगर ये दिया हुआ होता AC यानी हाइपोटेनियस दिया होता, इतना ध्यान रखिए, अगर इस वाले में 90 डिग्री दिया हुआ है, साथ में हाइपोटेनियस का भी अगर वैल्यू दिया हुआ है, तब इसकी कॉन्ग्रुएंसी होती राइट हैंड साइड। लेकिन यहाँ पर हाइपोटेनियस की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, इसलिए यहाँ पर हमारा एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर हमारी लगेगी। तो अगर ये हाइपोटेनियस दिया हुआ होता तब होता हमारा कॉन्ग्रुएंसी राइट हैंड साइड, अब नहीं दी हुई है तो हमारी कॉन्ग्रुएंसी एंगल साइड होगी। अब हम ये किससे देखेंगे, इन त्रिभुजों को देखेंगे, यानी ट्रायंगल को देखेंगे किससे मैच हो रहे हैं। हमें अपनी कॉन्ग्रुएंसी का पता लग गया है, क्या इससे मैच है त्रिभुज, हमारा ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट है FED के। ये तो नहीं है, इसको तो आप कट ही कर दीजिए, दोनों को एलिमिनेट हो गया। अब इन दो में देखना है DE, हाँ जी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तो हमारा FED त्रिभुज हमारा FED है, तो पहले वाला ये यहाँ पर हमारा मैच हो गया है, तो ये नहीं है, ठीक है ना। तो ये समझ गए होंगे राइट हैंड साइड क्यों नहीं है, अगर हाइपोटेनियस दिया हुआ होता वैल्यू तो ये हमारा राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंट लगता। अब यहाँ पर हमारी कॉन्ग्रुएंसी क्या लग रही है, एंगल साइड लग रही है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा।
देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, फैक्टर हमें इसका निकालना है, फैक्टर निकालना है, ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए हम इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये इस तरीके से अलजेब्रा का ये एक क्वेश्चन है पूछा गया है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे, इसमें देखिए क्या लग रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, इसमें फिर हम फैक्टर निकालेंगे। तो पी क्यूब एक्स प्लस पी स्क्वायर के हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अंदर पूरे ब्रैकेट में, पी स्क्वायर एक्स प्लस माइनस आ गया पी स्क्वायर वाई। अब यहाँ पर देखिए माइनस की हम इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आया, पी के जब वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पी वाई माइनस प्लस माइनस पी जेड, और ये माइनस में है जेड। अब हम यहाँ पर इनके फैक्टर निकालेंगे। तो अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि इनमें कुछ कॉमन निकलता है क्या। तो हम दो की साइड करके निकालते हैं, पहले दो का देखते हैं इनमें क्या कॉमन है, इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं। तो तीन के हमने 3 सेट बना लिए हैं, इनमें हम देखते हैं क्या कॉमन निकलता है। तो यहाँ पर देखिए पी क्यूब एक्स पी स्क्वायर एक्स है, तो इसमें से अगर हम पी स्क्वायर एक्स को ही बाहर ले ले तो क्या बचा यहाँ पर, पी स्क्वायर एक्स आ गए। तो यानी इसमें से पी स्क्वायर एक्स, जब पी क्यूब एक्स में से हम पी स्क्वायर एक्स को एक तरीके से माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बच गया है, यहाँ पर बच गया है हमारे पास, तो दोनों में से ही निकला है बाहर, यहाँ पर हमारे पास बच गया है ओनली पी। क्या बचा, पी बचा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर p प्लस 1, इसके प्लेस पे ये पूरा बाहर निकल गया, 1 रह गया। यहाँ पर यहाँ पर p क्यूब x है तो 2 बाहर निकल गए, यहाँ पर ओनली रह गया p रह गया है। अब यहाँ पर देखिए माइनस है, माइनस को हम यहाँ पर बाहर ही ले लेंगे तो अंदर रह जाएगी प्लस की वैल्यू। तो जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर इसमें हम क्या निकालेंगे, कॉमन पी वाई बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें अंदर का सेम लाना है। क्या सेम लाना है, इसको सेम लाना है। तो देखिए पी वाई बाहर आ गया है, तो यहाँ पर पी क्यूब वाई है तो एक पी बच गया है, पी वाई बाहर आ गया, एक पी रह गया है, और माइनस हमने बाहर ले लिया है। तो इस माइनस के माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो पी प्लस 1, पी वाई बाहर आ गए तो 1 यहाँ पर रह गया। ऐसे यहाँ पर हमने माइनस को बाहर ले गया, अंदर के फिर प्लस के रह जाएंगे, क्योंकि माइनस की जब माइनस में अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हम बाहर क्या लेंगे, यहाँ पे तो हम कॉमन फैक्टर लेंगे ना, तो यहाँ पर बाहर क्या आएगा, जेड। यहाँ पर जेड बाहर निकल गया तो पी यहाँ पर रह गया है, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे पी प्लस 1, जेड बाहर आ गया तो यहाँ पर रह गया 1। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको भी सोल्व कर लिया है। तो यहाँ पर हमने इसको बाहर ले लिया, दोनों में p प्लस 1 को, फैक्टर हमारा क्या निकल के आया, एक तरीके से हम फैक्टर ही तो बाहर निकाल रहे हैं। किससे लिया गया है क्वेश्चन, अलजेब्रा से लिया गया है, यानी बीजगणितीय का ये क्वेश्चन है। तो अब देखिए पी स्क्वायर एक्स, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, इनका बहुत ध्यान रखना होता है। देखिए इन मार्क ये जो प्लस माइनस के ये जो मार्क चिन्ह होते हैं, इनका आपको स्पेशल ध्यान रखना है। इनकी गड़बड़ाहट से देखिए ऑप्शन इस तरीके से दिया हुआ है, अगर आप इसको नहीं ध्यान रखेंगे तो आप ऑप्शन तो आप मैच हो ही जाते हैं, तो यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, इनका स्पेशल ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस पी वाई, ये हमने माइनस में लिया जेड। तो अब देखिए यहाँ पर ये वाला फैक्टर कहाँ मैच होता है, पी स्क्वायर एक्स प्लस पी वाई, नहीं ये गलत हो गया, रॉन्ग है, ये इससे मैच नहीं हो रहा है। तो देखिए पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड है, ये भी नहीं है, पी स्क्वायर एक्स प्लस, ये भी नहीं है, थर्ड है क्या, पी स्क्वायर एक्स माइनस, ये फोर्थ वाला यहाँ पर इसके साथ मैच हो रहा है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया है, करेक्ट आंसर हो गया है इसका फोर्थ ऑप्शन। तो देखिए इससे भी मैं बोला शुरू में, अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए अलजेब्रा से इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। कोफिशिएंट से भी देखिए हर बार क्वेश्चन आता है, अलजेब्रा का एक टॉपिक है जिसमें से क्या होता है, उसमें से कोफिशिएंट पूछ लिया जाता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिविजिबिलिटी रूल रखना है, यानी इसमें विभाज्यता का यहाँ पर रूल लगेगा, यानी डिविजिबिलिटी का ये क्वेश्चन है। हर बार एग्जाम में डिविजिबिलिटी से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए लास्ट टाइम 21 जनवरी 2024 को क्या पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है विभाज्यता का। तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए 72 है, जहां पर लगते हैं कि एक ये देखिए डिजिट 2 से कट हो रही है, तो इसमें देखिए
कि दो, हमें 72 को देखना है किससे कट होना है। तो इसमें जो इस टाइप के ये होते हैं तो इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो 72 दो ऐसे डिजिट है जिनके टेबल में आता है, 8 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है। तो अब हमें देखिए 9 का 3 का रूल क्या होता है, इसमें हम कट करके देखते हैं डिजिट को जोड़ करके। तो हम पहले 9 से ही निकाल लेते हैं, अगर हमें 8 की जरूरत हुई तो 8 से निकालेंगे, इससे क्या होता है इजी हो जाएगा क्वेश्चन। 8 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, लास्ट की 3 डिजिट को सोल्व करना होता है। अगर हमारी लास्ट की 3 डिजिट हमने सोल्व कर ली तो वो हमारी विदाउट रिमाइंडर के सोल्व हो जाती है। तो समझिए हमारा वो क्या है, डिविजिबल है हमारा क्वेश्चन। तो हम पहले 9 से करके देखते हैं, अगर 9 से पूर्णतः कट हो जाता है तो हम फिर इसका मानेंगे कि ये जो है 72 से ये डिजिट क्या है, डिविजिबल है, यानी विभाज्य हो रही है ये। तो नॉट ट्रू में भी आ जाता है कि 9 में इसमें 8 से कट हो रही है, नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हमें बताना है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए ये 72 से ये 8 अंक की डिजिट डिविजिबल है या नहीं है। तो हमें वही बताना है। अब हम पहले इसको देखते हैं 9 से कट करके। 9 4 7 1 x 9 y 2, 2 2 4 2 6 2 8, ये 8 डिजिट हो गई है। तो देखिए 9 का 3 का टेबल मैंने क्या बताया है, हम इसको देखते हैं ये 9 से पूरी डिजिट कटती है क्या, लिख ले या फिर हम ऐसे माइंड में सोच कर लेते हैं। तो 9 से देखिए 9 में कटती है क्या, 9 9 से कट गया, 9 9 से कट गया। अगर पूरी डिजिट ऐसे भी नहीं दी होती, हम इनको जोड़ करके 9 बनाना होता है। 7 और 2 हम ऐड करेंगे तो 9 हो गए हैं, ये दोनों भी कट जाएंगे। बचा हमारा यहाँ पर क्या, 4 और 1 रह गया है, यहाँ पर 4 और ये 1 रह गया है। 4 और 1 को हम जब ऐड कर देंगे, ऐड कर करके हम इसको कट करते हैं। यहाँ पर 4 और 1 कितना हो गया, 5 x y रह गया है। तो अब हम ऑप्शन से इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं ऑप्शन से ही सोल्व हो जाते हैं। हम एक्स वाई का ऐसे अलग अलग टाइम मार्क रख के नाम वो देंगे इनको वैल्यू, तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। हम क्यों ना हम इसे ऑप्शन से ही देख ले। अगर हम जो ये एक्स का मान दिया हुआ है, वाई का मान दिया हुआ है, इनमें एक्स वाई की जगह पर हम रख के देख ले, इन्हें ऐड करके देख ले। अगर ये 9 से कट हो जाते हैं तो ये हमारी डिजिट क्या है, डिविजिबल होगी। हमें ना 8 से करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर इससे डायरेक्ट ऑप्शन से इसको सोल्व कर रहे हैं। तो ये 4 1 5 हो गया x प्लस वाई, किससे हमें डिवाइड करके देखना है, 9 से। तो ऐसे ही हम मान रखेंगे, रख के हम डायरेक्ट हम इसको जोड़कर देख लेते हैं। पहले वाले ऑप्शन में क्या है, x का मान यहाँ पर 3 है, y का मान 1 है। तो देखिए क्या 9 से कट होता है, x का मान 5 3 8 1 रखेंगे, 9 कट हो गया। ऑप्शन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, नॉट ट्रू के लिए कि बताइए इसमें से ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में नॉट ट्रू के लिए पूछा गया है कि इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन नॉट ट्रू है, यानी सत्य नहीं है। ठीक है ना, क्या पूछा गया है, नॉट ट्रू पूछा गया है। कई बार ट्रू पूछ लेते हैं कि बताइए 3 ऑप्शन गलत होंगे, एक ऑप्शन उसमें से ट्रू होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रू के लिए क्या होता है कि 3 क्वेश्चन हमारे सही होंगे और एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो ट्रू नहीं होगा। तो पहले वाला कट हो जाता है। अगर हम 5 में 3 को ऐड करेंगे 8, y का मान 1 है, 1 रखेंगे तो 9 आ गया। तो ये पहले वाला हमारा कट हो जाता है, रॉन्ग है। हमें बताना है नॉट ट्रू वाला। अगर हम x का मान 8 रखेंगे, 5 8 कितना हो गया है, 13। 13 में अगर हम 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 14 15 16 17 18। तो देखिए ये ही कट नहीं हो रहा है। अगर हम 8, देखिए 5, x का मान हमने 8 रखा, y का मान हमने यहाँ पर 5 रखा, तो इनको जोड़िए, 5 5 10 और 18 आ गया है। 18 क्या 9 से कटेगा, कट जाएगा, 9 2 18 होता है, तो ये भी कट जाएगा। ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, हमें बताना है नॉट ट्रू। नेक्स्ट देखिए क्या है, x का मान 4 है। अगर हम x का मान 4 रखे, y का मान 9 रखे, तो अब देखिए 4 और 5 यहाँ पर देखिए क्या है, 5 और 4 9, 9 में 9 को हम ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 18 हो गया। ये भी कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अब बचा ये ही हमारा आंसर होगा इसका। देख लीजिए x का मान अगर हम 9 रखते हैं तो 9 और 5 कितना हो गया, 14। 14 में हम 5 को ऐड करेंगे तो देखिए 15 16 17 18 19 आया क्या हमें। चलो इसको भी देखते हैं। 5 x का मान हमने यहाँ पर लास्ट वाले का 9 रखा, y का मान हमने यहाँ पर 5 रखा,
तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको ऐड करेंगे, ऐड करके आया 19, 19 जो है 9 से नहीं कटता, तो ये नॉट डिविजिबल है इस वाले ऑप्शन के साथ। तो हमें क्या बताना था, यहाँ पर हमें बताना है नॉट ट्रू। तो यहाँ पर इससे कट नहीं होता और कट नहीं हो रहा है, तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अब देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, एक और यहाँ पर देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। एक्स वाई के साथ व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती विचरण करता है। जो x है वो y के साथ क्या कर रहा है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। इसके कैसे, x y के साथ ये विचरण करता है व्युत्क्रमानुपाती जब x बराबर है कितना 3.5 के, y बराबर है 2.4 के, y कितना बराबर है 2.4 के, फिर है तो जब x बराबर 5.6 के है। अब देखिए x है जब 5.6 के बराबर, तब y का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए पहले x के साथ मान दिया हुआ है y का इतना, दूसरे x के साथ y का मान नहीं दिया हुआ है, और शुरू में क्या बताया गया है, जो x है वो y के साथ व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है, यानी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को बेसिक से नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे शॉर्टकट तरीके से ही। अब देखिए x का मान दिया हुआ है कितना 3 × 3.5 और x दूसरे x का मान 5.6। हम इनको लिखते हैं, हम इसको भूल जाएंगे, इसमें पॉइंट दिया हुआ है। तो देखिए पहले x का मान कितना दिया हुआ है 5.6, दूसरे x का पहले का दिया हुआ है 3.5, दूसरे x का मान है 5.6। अब यहाँ पर हमें निकालना है, यानी इसके इनवर्सली हमें y का देना है। तो y का देखिए यहाँ पर y का क्या मान दिया हुआ है, y का दिया हुआ है 2.4। अब यहाँ पर भूल जाइए, इनके बीच में पॉइंट है, पॉइंट से अगर ध्यान रखते हुए करेंगे तो लेंथी पड़ेगा, इसको समझिए पॉइंट है नहीं। तो अब इसको काटे दोनों को, देखिए किससे कटेगा, 5 से कटेगा का, ये पूरा दोनों को एक साथ करना है, एक ही डिजिट से हमें कट करना है। 5 से ये कट जाएगा, 5 से ये नहीं कटेगा, 7 से ये कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 7 कितना होता है, 7 5 जा 35 होता है, तो ये 5 टाइम कट गया। अब यहाँ पर देखिए 7 के टेबल में 7 8 जा 56 होता है, तो ये 8 हो गया, कट हो गया। तो दोनों को 7 से कट गया, 5 और 8 आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए पहले हम इसको मान के कर रहे हैं ना। अब देखिए x का मान अगर 5 है तो y क्या है, इसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो y का मान क्या होगा, 8 होगा। क्या होगा, 8। इसका उल्टा है, दोनों x का मान है ना यहाँ पर, इनका हमें उल्टा लिखना है। तो पहले x का मान यहाँ पर देखिए क्या है, 5 है, 5 दूसरा 2x है ना, पहले x क्या है 5 है, दूसरा x यहाँ पर क्या है 8 है। तो y का हमें क्या है, व्युत्क्रमानुपाती दिया हुआ है, विचरण कर रहा है, तो 5 का 8 लिख दिया। अब 8 का हम इस वाले 8 का हम y का मान क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो ये हो गया ना इसका उल्टा, देखिए यहाँ पर एक तरीके से देखिए ये उल्टा हो गया है, 5 के साथ 8 को लिख दिया, 8 के साथ हमने 5 को लिख दिया। इस तरीके से ये क्या हो रहे हैं, व्युत्क्रमानुपाती विचरण कर रहे हैं। अब y का ओरिजिनल मान देखिए क्या दिया हुआ है, y का जो ओरिजिनल मान दिया हुआ है वहां पे क्या वैल्यू क्या दी हुई है, 2.4 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर खेल खत्म हो गया। अब y का मान हम निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये 24 है, यहाँ पर भी पॉइंट को भूल जाइए। तो 24 8 के टेबल में कितने टाइम पे आता है, 8 3 जा 24 होता है ना, तो ये 3 टाइम पे आया है। तो इस तरीके से y का मान भी जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करके 24 आया, तो 5 के भी हम कितने टाइम पे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम ही करेंगे ना। 5 3 से कितना हुआ 15, और यहाँ पे पॉइंट 1 अंक बाद है, तो यहाँ पे 1 डिजिट बाद ही हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। तो हमारा y का मान, दूसरे y का मान भी दूसरी बार में निकल कर आ गया है, क्योंकि देखिए व्युत्क्रमानुपाती दिया मान के क्या, तो इजिली हो गया ना। ये तो मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अगर खुद से करोगे तो इसमें 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। तो देखिए इस तरीके से ये हमने इसको मान के एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती लिखा, तो दोनों x को लिख दिया, यहाँ पे 5 8 आया, फिर इसका मान के हमने किया तो अपोजिट लिखा इसके, फिर ओरिजिनल वैल्यू लिखी, फिर हमने यहाँ पे 3 टाइम कट रहा है, इसको भी हमने 5 यहाँ पर 5 को भी 3 टाइम ही यहाँ पर हमने
इसकी मल्टीप्लाई की तो 1.5 हमारा यहाँ पर निकल कर आया y का मान। किसका मान है ये? y का। अब देखते हैं ऑप्शन में ये है क्या। पहला ऑप्शन नहीं है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हमारा मिल गया 1.5। ये है ना 1.5, ये नहीं है, ये नहीं है। तो देखिए इस तरीके से ये शॉर्टकट तरीके से हो जाएगा, 1 मिनट से भी इसमें कम टाइम लगेगा। तो इस तरीके से होपफुली ये समझ में आया होगा सभी को।